बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ हमारे रह गए हैं। इसमें 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट ऑफ द फिगर। ये फिगर गिवन है जिसमें दो सेल्स हैं and you have to find the terminal potential difference of each cell in this figure. वो बाद में हमने कर लिए थे कुछ, जो कुछ थे ना। Find the terminal potential difference of each cell in the circuit of figure. ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है 8 ओहम की। दिस रेजिस्टेंस इज 8 ओहम और ये एक सेल 24 वोल्ट का है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओहम और दूसरा सेल है 6 वोल्ट का और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9 ओहम। इस तरह की ये डायग्राम बनी हुई है। दिस इज प्रॉब्लम 9। चैप्टर 12। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन है ये दिस इज 24 वोल्ट। इसको सपोज आप कह दें E1 and R1 internal resistance of the cell 1 that is 0.1 ओहम। ये कैपिटल R है लोड रेजिस्टेंस या सिंपली लोड भी इसको कहते हैं। और दूसरा जो सेल है उसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट। दिस इज 6 वोल्ट और इसको आप E2 कह दें और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को R2 कह दें। दिस इज 0.9 ओहम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन दिस फिगर। तो देखें यहाँ पे दो सेल हैं। ये दिस इज सेल 1, इसकी टर्मिनल वोल्टेज यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको हम कह देते हैं V1T। और ये दूसरा सेल है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कह देते हैं दिस इज से V2T, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेकंड सेल। तो यहां पे you have to find V1T and V2T terminal potentials of these two cells, where load resistance R is 8 ohm, internal resistance of the first cell is 0.1 ohm and its EMF is 24 volt. Internal resistance of second cell is 0.9 ohm and its EMF E2 is 6 वोल्ट। ये डाटा आपको गिवन है, फिगर में ही गिवन है, तो वो हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब हमने ये V1T, ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमने फाइंड करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो था VT इज इक्वल टू E माइनस IR। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा सेल जिसकी EMF E हो और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R हो,
और उसमें से I करंट ड्रॉ हो रहा हो तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। तो यहां पे देखें हमें E गिवन है, E1 E2 R स्मॉल r भी गिवन है, R1 R2। I हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, करंट इन द सर्किट। तो करंट डिटरमिन करने के लिए देखें यहाँ पे ये वाली जो EMF है इसकी पोलैरिटी यानी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अगर आप इस वाले सेल के लिहाज से देखें तो करंट इस तरह फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर इस वाले सेल के लिहाज से देखें तो इसकी वजह से करंट इधर ड्रॉ करेगा, इधर फ्लो करेगा। यानी ये दोनों सेल्स जो हैं इनकी EMF एक दूसरे को अपोज कर रही है। अपोज करने का मतलब है दोनों का जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ होगा, और इसका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगा, तो ये अपोजिट है दोनों। तो इस केस में हम करंट की डायरेक्शन तो ड्रॉ करेंगे ज्यादा EMF वाली बैटरी के लिहाज से। इसकी EMF 24 है, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन इसके लिहाज से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, क्योंकि इसकी EMF ज्यादा है। और इस सर्किट में जो ओहम लॉ जब हम अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द करंट, तो देखें ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। यहां पे हमारे पास हो जाएगा V की बजाय EMF आ जाएगी नेट EMF का मतलब ये है कि क्योंकि दोनों अपोज कर रही हैं तो हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। 24 माइनस 6 दैट विल बी द नेट EMF of this circuit. So net EMF is I current in the circuit into R equivalent। इक्विवेलेंट का मतलब है कि देखें यहां पे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये, और ये तीनों सीरीज में लगी हुई हैं। तो जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस की हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें उन तीनों को जितनी भी है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए नेट EMF क्या होगी, वो होगी हमारे पास E1 माइनस E2 बिकॉज बोथ आर अपोजिंग ईच अदर। अगर ये टर्मिनल नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से भी करंट इसी तरह होता, और फिर हम इन दोनों EMFs को ऐड करते। अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती तो हम फिर इन दोनों EMFs को ऐड करते टू फाइंड द नेट EMF। बट यहां पे क्योंकि दोनों EMFs एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, ठीक है, तो अब हम नेट EMF फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस सबट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, यानी E1 माइनस E2। ये नेट EMF हो जाएगी इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि दिस इज R1 प्लस R प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, R इक्विवेलेंट इज दिस, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते देखें, E1 माइनस E2 दिस इज 24 माइनस 6 इज इक्वल टू I हमने फाइंड करना है करंट, और ये वैल्यूज हमें गिवन है। R1 इज 0.1 प्लस R इज 8 प्लस 0.9, तो ये 1 प्लस 8 ये हो जाएगा 9। सो और यहां आ जाएगा 18, 24 माइनस 6, सो 18 इज इक्वल टू 9I, एंड फ्रॉम हियर current in the circuit can be written as I is equal to 18 over 9, which becomes 2 एम्पेयर। करंट इस सर्किट में कितना है, 2 एम्पेयर। वो हमने इस ओहम्स लॉ अप्लाई किया इस सर्किट पे और करंट फाइंड किया है। अब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इसको कह दें। E1 और E2 VT1 V1T और V2T फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर सेल 1, दिस इज सेल 1। इस सेल के लिए हम इक्वेशन 1 अगर यूज करें तो वी कैन राइट V1T इज इक्वल टू E की जगह आ जाएगा E1 माइनस I, तो सेम है करंट, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है पूरे सर्किट में। So E1 minus I into R1, we can write E1 is 24 minus I is 2 into R1 is 0.1। So ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 हो जाएगा ये, और माइनस दिस इज 23.2
8 volt. This is the terminal potential difference of the first cell, 23.8 volt. फिर इक्वेशन 1 हम यूज करेंगे फॉर सेल 2, यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर सेल 2. तो देखिए सेल 2 ये है, इसके लिए इक्वेशन 1 जब हम यूज करेंगे सो वी कैन राइट V2T इज इक्वल टू E2 माइनस, दिस इज E2 माइनस, ये माइनस और I. अब यहां पे I जो है ये आप क्योंकि देखें इस सेल के लिहाज से करंट इधर होना चाहिए, जबकि हमने करंट इधर लिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस केस में हम इस करंट के साथ नेगेटिव लेंगे क्योंकि इस सेल के लिहाज से करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. सो दिस इज ये माइनस ये वाला, और एक माइनस हम लेंगे करंट की वैल्यू के साथ. माइनस क्यों लिया ये वाला माइनस? क्योंकि करंट अपोजिट है इस सेल के लिहाज से, और ये करंट कितना है 2 एम्पियर, और इनटू आर की जगह आ जाएगा R1. ठीक है, चलिए वैल्यूज अगले स्टेप में पुट कर देते. माइनस, दिस इज माइनस I एंड दिस इज R2. नाउ वी कैन राइट, अब इसमें वैल्यूज पुट करें. सो E2 की वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और I करंट इज 2 एम्पियर. सो 2 मल्टीप्लाई बाय R2 विच इज 0.9. तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 हो जाएगा, और प्लस 6 7.8, दिस इज 7.8 वोल्ट. V2T terminal potential difference of the second cell is 7.8 वोल्ट. ठीक है, ये इन दो सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. अच्छा, यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है. देखें वैसे हमने कहा था कि जनरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से इतना कम होता है, लेकिन अगर करंट किसी बैटरी के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्योर ईएमएफ से ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इस केस में दिस बैटरी और सेल इज बीइंग चार्ज्ड, ये चार्ज हो रहा है. तो उस केस में क्योंकि इसकी वजह से तो करंट इधर होना चाहिए था, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है इस ज्यादा ईएमएफ की वजह से इस वाले के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने करंट के साथ माइनस का साइन लिया था. और इस केस में इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसकी प्योर ईएमएफ से ज्यादा होगी. इसका मतलब ये है कि द सेल और बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड इन दिस केस. ठीक है, तो देखें इसकी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम है. ईएमएफ 24 है, टर्मिनल वोल्टेज आई है 23.8. दिस इज लेस देन E1, बट फॉर दिस सेल टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ. तो ये ग्रेटर नॉर्मली नहीं होती, सिर्फ उस केस में हो सकती है ग्रेटर जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो किसी बैटरी के लिहाज से, तो उस केस में वो ईएमएफ से ज्यादा होगी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू. और वो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि सेल उसमें चार्ज हो रहा होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 10. यहां पे लिखा हुआ है कि यहां भी एक फिगर दी हुई आपको, सर्किट डायग्राम दी गई है, और द वोल्ट मीटर इन द सर्किट विच इज गिवन हेयर इन द फिगर एट द राइट मे बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल. ये लिखा हुआ है वोल्ट मीटर इन दिस सर्किट इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल वोल्ट मीटर. आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो. ठीक है, यानी उसमें से करंट फ्लो ना करे, दैट इज नोन एज आइडियल वोल्ट मीटर. तो डायग्राम इस तरह की है कि हमारे पास ये सर्किट है जिसमें एक सेल है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. सेल की ईएमएफ को E लिखा गया है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज टेकन एज दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल. And here
resistances are connected in parallel combination like this. This resistance is R1 and this one is R1 and this one is R2. ठीक है, ये R2 है and this voltmeter is considered as an ideal voltmeter. यहां पे ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि दिस इज एन आइडियल वोल्टमीटर. ठीक है, अच्छा, और ये जो वैल्यूज है ये आपको गिवन है. E is 15 volt here. EMF is 16 volt. ठीक है, 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5.00 ओहम. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दैट इज 5. This is R is 5.00 ohm internal resistance of the battery or cell. R1 is 100 ohm and R2 is 300 ohm. ये R1 की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस, दिस इज 100 ohm and R2 is 300 ohm. You have to calculate करंट इन R1. क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द करंट इन R1. सो लेट द करंट इन R1 इज I1. सो यू हैव टू कैलकुलेट I1 करंट थ्रू R1. तो देखें यहां पे ये हमारे पास सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये EMF है उसकी, ये गिवन है वैल्यूज हमें. तो करंट जो फ्लो करेगा इस सर्किट में, कन्वेंशनल करंट हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द नेगेटिव. सो I करंट इज फ्लोइंग हेयर. यहां पे ये जंक्शन पॉइंट है, करंट कैन स्प्लिट हेयर बट दिस वोल्टमीटर इज आइडियल, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ बिकॉज आइडियल वोल्टमीटर मीन्स कि इसकी जो रेजिस्टेंस है RV दिस इज इनफाइनाइट, और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी देन करंट थ्रू द वोल्टमीटर IV विल बी 0. तो देखें I करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, उस I करंट में से 0 करंट यहां जा रहा है, तो यहां कितना जाएगा? I ही जाएगा. जो करंट यहां आ रहा है वो टोटली यहां फ्लो करेगा क्योंकि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर है. यहां पे आके फिर ये करंट स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में. वन इज I1 थ्रू R1 जो कि आपने डिटरमिन करना है एंड द अदर इज I2 हियर. ये फिर ये I2 और I1 यहां फ्लो करके यहां दोबारा जाके कंबाइन हो जाएंगे और यहां पे ये फिर से I करंट फ्लो करेगा. सो ये करंट पे हमने डायरेक्शन और सिंबल असाइन कर दिए. अच्छा, अब देखें यहां पे क्योंकि इस वाले पोर्शन में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम सिर्फ इसी वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं. नाउ R1 एंड R2 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें डिफरेंट करंट फ्लो करे हर रेजिस्टर में. देखें यहां पे करंट स्प्लिट हो रहा है इस पॉइंट पे, कुछ यहां फ्लो कर रहा है कुछ यहां फ्लो कर रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, let equivalent resistance of R1 and R2 is R12. इसको आप R12 अगर कह दें तो ये क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं as R1 and R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये होता है
कि आपने रेसिप्रोकल्स को ऐड करना होता है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आता है, यानी 1/R12 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 इज 100, सो दिस इज 1/100 प्लस 1/300 एंड दिस इज 1/R12। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो यहां पे ये कैल्शियम आ जाएगा 300, दिस इज 4/300, ये है 1/R12। तो R12 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल R12 इज 300/4 विच इज ये आ जाएगा। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई है, 75 ओम। ठीक है, तो अब इसके साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो सर्किट है हमारा, दिस कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है वेयर दिस रेजिस्टेंस इज R12। ठीक है, हमने इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फाइंड कर ली और ये उसी तरह से है E एंड R। नाउ इस सर्किट में आपके पास जो टोटल करंट होगा वो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये इन दोनों की सम होगी, यानी अगर हम यहां पे अब ओहम अप्लाई करें सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू I into R equivalent. R equivalent means इस सर्किट की equivalent resistance which can be written as I into R equivalent is now R plus R12, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं। So this is R plus R12 and this is E। तो यहां से वैल्यूज पुट कर दें। E की वैल्यू हमें गिवन थी 15 वोल्ट एंड I हमने फाइंड करना है करंट, और स्मॉल r ये है 5.00 और प्लस R12 इज 75। सो ये हमारे पास आ जाएगा 80I। ठीक है, 75 प्लस 5, 80I इज इक्वल टू 15 एंड फ्रॉम हेयर करंट इज इक्वल टू 15/80। ठीक है, 15/80। तो ये आ रहा है 0.1875। दिस इज 0.1875। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, अच्छा अब ये करंट फिर यहां फ्लो करके यहां पे जब आएगा तो ये स्प्लिट होगा इनटू टू पार्ट्स। तो हमने I1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वैसे हमसे कहा गया I1 कैलकुलेट करें। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I इन एम्पेयर्स। नाउ I1 और I2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, R12 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। ये करंट इस सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से डिफरेंट करंट फ्लो करेगा।
क्योंकि ये पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R12। ये हमने कैलकुलेट करना है कि यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेट दिस इज V12, V12 कहते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R12, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं।